सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम जितने भी लगभग 9 से 10 चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि सभी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि ऐसा कोई पेपर नहीं होता जिसमें से आप मॉडर्न हिस्ट्री में से आपको सवाल देखने को ना मिले। और मॉडर्न हिस्ट्री को हम बारीकी से कवर करेंगे और सभी तथ्य को ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में कोई भी सवाल गलत ना हो सके। और आप देखें कि मॉडर्न हिस्ट्री पूरी हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है। इसमें से आपको पेपर में सवाल जरूर देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर निकल के आता है वो आता है अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यानी कि यूरोपियों का भारत में आगमन। कौन कौन सी यूरोपियन पावर भारत में आई और उन्होंने कैसे भारत में अपनी जड़ें जमाई। और ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ब्रिटिश सॉरी फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी बनी। बहुत सी यूरोपियंस पावर आई वो भारत में ट्रेड करने के लिए। लेकिन इंग्लिश ऐसे थे जो ट्रेड करने के साथ साथ भारत पे लगभग 200 सालों तक राज भी किया उन्होंने। तो चलिए देखते हैं कि कैसे यूरोपीय पावर भारत में आई। तो एक यूरोप में सबसे पहले एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ टोर्डेलास। ट्रीटी ऑफ टोर्डेलास जो 1494 यानी 1494 ईस्वी में हुई थी बिटवीन स्पेन एंड पोर्तुगीज। इन्होंने यूरोप में, इन्होंने यानी कि पूरे वर्ल्ड को दो ग्लोबों में बांट दिया। और इनके बीच ये तय हुआ जो स्पेन है वो वेस्ट साइड जाएगा और जो पुर्तगीज़ है वो ईस्ट साइड जाएगा। यानी कि जो पुर्तगीज़ है वो भारत की, यानी कि ईस्ट मतलब भारत की तरफ आएंगे, क्योंकि भारत ईस्ट में ही पड़ता है। तो इनकी भी ट्रीटी हुई। तो इसी को आगे, इसी को आगे बढ़ाते हुए पुर्तगीज ने इंडिया की खोज करना, मतलब इंडिया की खोज नहीं, मतलब सी रूट की खोज करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा, वास्को डी गामा वास्को डी गामा भारत में आया। और ये आपका कालीकट जो इलाका है वहाँ पे सबसे पहले ये वहाँ पे पहुँचा, अपना शिप आया। और जिस शिप में ये आया उसका नाम था गैब्रियल। ऐसा कह सकते हैं कि जो वास्को डी गामा था वो पहला व्यक्ति था, पहला यूरोपियन था जिसने भारत की सी रूट की डिस्कवरी की थी। तो मतलब भारत की खोज नहीं, क्योंकि भारत से तो यूरोपियंस का, अरब वालों का ट्रेड पहले से ही चलता रहता, लेकिन सी रूट के थ्रू नहीं आया। तो सी रूट की खोज करने वाला, जिसको बोलते हैं हम केप ऑफ गुड होप, जो कि केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है, केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है, उसकी खोज वास्को डी गामा ने की। और उस समय जो कलिकट का जो तत्कालिक शासक था उसका नाम था जमोरीन। उसने वास्को डी गामा का खूब अच्छे स्वागत किया। स्वागत किया। और इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि जो पहला वारसाई था, यानी कि पहला जो गवर्नर आया, जो पहला गवर्नर आया वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि 1505 ईस्वी में भारत आया। और यह पहला पुर्तगालीस गवर्नर था जो भारत में आने वाला पहला पुर्तगालीस गवर्नर था। इसने एक पॉलिसी को अपनाया जिसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, ये एक कार्टेज सिस्टम था। यानी कि इसमें इन्होंने क्या किया, जो आपका बे ऑफ बंगाल वाला रीजन था, इन्होंने वहाँ पे जो भी यूरोपियंस ट्रेड करेगा उसके लिए एक, या यूरोपियंस मान लो या लोकल मान लो,
जो भी कोई ट्रेड करेगा उसको आपको मतलब कार्टेज के मतलब लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। विदाउट लाइसेंस यू कैन नॉट ट्रेड इन द रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो आप बिना इनके परमिशन के, बिना इनकी इजाज़त के आप बे ऑफ बंगाल वाले जो रीजन है उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने एक कार्टेज सिस्टम बनाया, तो इस यही इम्पोर्टेंट था। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पोर्तुगीज गवर्नर आया उसका नाम था ओफोंसो डी अल्बुर्क, जो कि 1509 ईस्वी में भारत में आया। और यह पुर्तगाली गवर्नरों में से आने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर था। और इसने काफ़ी विस्तार किया पुर्तगीज़ का। और सबसे पहले इसने एक 1510 में गोवा को कैप्चर किया। 1500 गोवा गोवा कैप्चर्ड बाई गोवा कैप्चर्ड अफोंसो गोवा कैप्चर्ड बाई अफोंसो और दी अल्बुर्क ने। इसने जो गोवा को कैप्चर किया वो किससे किया? गोवा को इसने कैप्चर किया बीजापुर के शासक थे, बीजापुर के किंग से, बीजापुर के शासक से इसने इसको कैप्चर किया। कब किया? 1510 में किया। तो इसने वहाँ के जो रीजन था, गोवा वाले रीजन में इसने सती को भी एबोलिश किया। हालांकि सती को एबोलिश करने का इनका कोई भी अच्छा रीजन नहीं था, क्योंकि ये अपनी संख्या, जो जनसंख्या थे वो इंडिया में बढ़ाना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने यह मतलब प्रोत्साहित किया जो इंडियन वुमेन जो विडो हो चुकी है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा शादी करे, और पुर्तगीज़ की जो जनसंख्या है, पुर्तगीज़ शादी करे, उनकी जनसंख्या वहाँ पे इंडिया में बढ़े। और इसने भटकल में फोर्टिफिकेशन किया, भटकल में एक किला बनाया। इसने भटकल में किला बनाया। और आप मतलब ये जानते होंगे कि हम जैसे आप वो मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि 1509 से लेके 1529 तक किसका रहा था? कृष्णा। 1509 से लेकर 1529 तक कृष्णा देव राय का शासक रहता है। तो कृष्णा देव राय ने इसको भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दे दी। इसके बाद जो तीसरा इम्पोर्टेंट गवर्नर था वो था नूनो द क्यूना, जो 1529 से 38 में रहा। इसने शिफ्ट की, इसने सबसे इम्पोर्टेंट उसका काम था, इसने जो राजधानी है यानी कि ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा। इसने जो आपकी राजधानी थी जो कोचीन में थी पहले, इसने गोवा में शिफ्ट की। और ये कब शिफ्ट की? 1530 ईस्वी में शिफ्ट की, 1530 ईस्वी में शिफ्ट की। इसके बाद आता है आपका अराइवल ऑफ डच। इसके बाद होता है अराइवल ऑफ डच आता है। और जो डच थे, उनकी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ डच ईस्ट कंपनी वाज इन 1962। इन्होंने जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में बनाई। डच कौन थे? डच जो नीदरलैंड से लोग थे उनको डच कहते थे। और इन्होंने जो अपनी जो कंपनी थी वो 1602 में बनाई। बट दे इस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम इन 1605 में। यानी 1605 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की डचों ने।
इसके बाद आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट यूरोपियन पावर, इंग्लिश, जो ब्रिटिशर्स थे। तो अराइवल ऑफ इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया डच इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या इसी, वो कब फॉर्म हुई? वो 1599 में फॉर्म हुई और इनको रॉयल चार्टर प्राप्त हुआ। रॉयल चार्टर रॉयल चार्टर कब प्राप्त था? 1600 में। किससे? बाई क्वीन। इनको रॉयल चार्टर प्राप्त हुआ क्वीन एलिजाबेथ से 1600 ईस्वी में। और इनका जो पहला व्यक्ति आया वो 1608 ईस्वी में आया, इसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, जो कि जागीर के कोर्ट में आया था। बट ये जो इन्होंने स्वागत किया, अच्छे से स्वागत किया, और इनको जागीरदार ने मतलब एक मनसब भी प्रोवाइड कराया। बट इनको इन्होंने बोला कि हम ठीक है, हम आपकी ठीक है इज्जत करते हैं, पर आप बाहर से आए हो, आपको एक मनसब दे दिया, पर ठीक है हम आपको कंसेशन नहीं, छूट नहीं देंगे, मतलब व्यापार ट्रेड करने में, ये मतलब परमिशन लेने आए थे कि हम परमिशन नहीं देंगे आपको, मतलब एक तरह से। लेकिन इसी को क्रम को उठाते हुए 1611 ईस्वी में दे स्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। तो ये मसूलीपट्टनम है, ये आपका आंध्र प्रदेश वाले रीजन में पड़ता है, मसूलीपट्टनम। बेसिकली ये इसका नाम मछलीपट्टनम था, बट जो अंग्रेज थे, पोर्तुगीज थे, इसे मछलीपट्टनम नहीं बोल के मसूलीपट्टनम बोलते थे। और 1611 में ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की मसूलीपट्टनम, बट ये एक टेम्प्रेरी फैक्ट्री थी, यानी कि इन्होंने परमानेंट, मतलब बेसिकली ये अपनी जो परमानेंट फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री थी यानी कि पहली फैक्ट्री थी, वो सूरत में इस्टेब्लिश करना चाहते थे। लेकिन इनको विरोधियों का सामना करना पड़ रहा था दूसरी यूरोपियन पावर यानी कि पुर्तगीज से। और इसी के चलते हुए इनको 1612 में इनका एक बैटल होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली होता है। बिटवीन किसके बीच में होता है ये? बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड पुर्तगीज। ये आपका ब्रिटिश एंड पुर्तगीज के बीच में होता है, जिसमें जो ब्रिटिश होते हैं वो जीत जाते हैं। और इसी के चलते जैसे जो जीते, इसी के चलते उन्होंने 1613 ईस्वी में दे इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। उन्होंने अपनी पहली जो परमानेंट फैक्ट्री थी सूरत में इस्टेब्लिश की। और इसके बाद 1615 ईस्वी में एक और इम्पोर्टेंट इंग्लिश मैन जो वो भारत आते हैं, जिसका नाम है थॉमस रो, जो वो भी जागीर के कोर्ट में ही भारत में आते हैं। और वो भी एक मतलब ट्रेड फ्री, मतलब उनको कंसेशन चाहिए था एक तरह से ट्रेड को पूरा करने के लिए। और ये मतलब इवेंचुअली सक्सेसफुल भी होते हैं कंसेशन को प्राप्त करने में। और ये जो थॉमस रो थे, जिस शिप से आए थे उसका शिप नेम था, क्योंकि कभी कभी भूल लेता है कि किस शिप से आए थे थॉमस रो, तो उसका नाम था हेक्टर। अच्छा, ये तो हो गई ब्रिटिश के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। अब एक बैटल और हुई थी जो थी, इसका नाम था बैटल ऑफ चिनसुआ बिदेरा या हुगली, जो कि हुई थी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड डच लोगों के बीच में। इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे और यहाँ से इन्होंने एक तरह से डच को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया। और डच की जो भारत, हालांकि डच जो थे वो भारत में इंटरेस्टेड भी नहीं, इतने इंटरेस्टेड भी नहीं थे। वो आपका जो इंडोनेशिया वाला रीजन था उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो वो वहाँ से चले गए और उन्होंने अपनी सिर्फ पूरा जो
फोकस था उधर की तरफ शिफ्ट कर लिया। तो बेसिकली यही यूरोपियन पावर्स थी जो भारत में आई। और हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि हमारे जो कार्नेटिक वॉर्स होते हैं या जो भी हमारे जैसे एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं, एंग्लो आपके मैसूर होते हैं, और बैटल ऑफ बक्सर होता है, एंग्लो सिख वॉर होते हैं, अफगानिस्तान से वॉर होता है, म्यांमार से वॉर होता है, नेपाल से होता है। तो उस सभी को अगले लेक्चर में कवर करेंगे। बस आज आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो गुड बाय और टेक केयर एवरीवन।